and a very good morning. I welcome you all to the lecture of metallurgy. Today will be the last lecture of Ellingham diagram. मैंने ऑलमोस्ट लगभग सभी चीज़ें बता दी थी एलिंगम डायग्राम में एंड इसमें जो है अभी हमें कुछ लास्ट के एप्लीकेशन देखने हैं, ठीक है, जिसमें कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज होगा, राइट। लास्ट के कुछ ना कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसमें कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड जो है विल बी यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और वो हमें देखना है कि किस कंडीशन में कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज होगा एंड किस कंडीशन में कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज होगा, ठीक है, राइट। सो देखो, हम लोग बात करेंगे रिडक्शन ऑफ हेमेटाइट Fe2O3, फिर हम लोग बात करेंगे रिडक्शन ऑफ क्यूपरस ऑक्साइड Cu2O, और फिर बात करेंगे रिडक्शन ऑफ ZnO, मतलब स्मेल्टिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, एज एन एग्जाम्पल, राइट। सो एप्लीकेशन ऑफ एलिंगम डायग्राम इन पायरोमेटलर्जी, ठीक है। तो पायरोमेटलर्जी में जनरली हम लोग दो ही रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड एज वेल एज एल्यूमिनियम, ठीक है। कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड किस में यूज होता है? स्मेल्टिंग यूजिंग कार्बन रिडक्शन, एंड एल्यूमिनियम किस में यूज होता है? स्मेल्टिंग यूजिंग एल्यूमिनोथर्मी, ठीक है, राइट। सो यूटिलिटी ऑफ एलिंगम डायग्राम यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे बताया जा रहा है कि द यूटिलिटी ऑफ एलिंगम डायग्राम इन पायरोमेटलर्जी can be illustrated by discussing the extraction of iron, copper and zinc from their respective oxides, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ रिडक्शन ऑफ हेमेटाइट, मतलब जब हमें आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है तो आयरन के लिए और क्या होता है? और फॉर आयरन इज हेमेटाइट विच इज व्हाट? Fe2O3, और फॉर आयरन इज व्हाट? हेमेटाइट विच इज व्हाट? Fe2O3, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे इफ यू जस्ट ऑब्जर्व द एलिंगम डायग्राम, एलिंगम डायग्राम से हमें क्या दिखाई दे रहा है? एलिंगम डायग्राम से हमें ये दिखाई दे रहा है कि देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, एलिंगम डायग्राम में हमें ये दिखाई दे रहा है कि इन एलिंगम डायग्राम देयर आर 3 कर्व्स विच इलस्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक। ये यहां से देखो जरा, हमें क्या दिख रहा है? हमें यहाँ पे 3 कर्व्स दिखाई दे रहे हैं। एक कर्व जो हमें दिख रहा है वो ये वाला है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 फ्रॉम आयन, गेटिंग ना? फॉर्मेशन ऑफ एलिंगम डायग्राम इज ऑलवेज व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ना। तो एक कर्व है फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3, ठीक है। सेकेंड वाला कर्व है फॉर्मेशन ऑफ CO फ्रॉम C, एंड थर्ड वाला कर्व है फॉर्मेशन ऑफ CO2 फ्रॉम CO, राइट। तो हमें यहाँ पे ये बताना है, इसको एलिंगम डायग्राम को देखकर हमें ये बताना है कि Fe2O3 को रिड्यूस करने के लिए प्रॉपर रिड्यूसिंग एजेंट या मोस्ट सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट CO होगा या C होगा, बेस्ड अपॉन द एलिंगम डायग्राम। समझे क्या? राइट। तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि द सब्सटेंस विच हैज मोर नेगेटिव डेल्टा G नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड इज अ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, गेटिंग ना? राइट। या फिर सेकेंड थिंग मैंने क्या बताया था? और रिड्यूसिंग एजेंट मैंने बताया था, रिड्यूसिंग एजेंट मस्ट हैव मोर नेगेटिव डेल्टा G नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड more negative or less positive, more negative or less positive delta G naught of formation of what? Oxide. Yes or not? It has more negative or less positive delta G naught of formation of oxide. पहली बात, yes or not? या फिर lower curve element will reduce higher curve oxide at a given temperature. yes, ये सारी चीजें बताई थी मैंने। तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि
हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये जो तीनों कर्व्स है, तीनों कर्व्स किस टेम्परेचर पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ऑल द थ्री कर्व्स आर इंटरसेक्टिंग एट अ टेम्परेचर अबाउट कितना 1073 केल्विन। ठीक है, तो अब हमें दो टेम्परेचर के रेंजेस में बात करनी है। एक बार हम बात करेंगे एट टेम्परेचर, एक बार बात करी जाएगी एट टेम्परेचर लेस दैन 1073 केल्विन, समझे क्या? एक बार बात करेंगे एट टेम्परेचर लेस दैन 1073 केल्विन और एक बार बात करेंगे एट टेम्परेचर मोर दैन 1073 केल्विन। ठीक है, तो अगर हम बात करें एट टेम्परेचर लेस दैन 1073 केल्विन, सो टेम्परेचर लेस दैन 1073 केल्विन पे आयरन से Fe2O3 का कर्व कौन सा है? आयरन से Fe2O3 का कर्व जो है ये वाला, जो मैंने ब्लू से हाईलाइट किया है। ठीक है, राइट। कार्बन से CO का कर्व कौन सा है? कार्बन से CO का कर्व जो है वो ये वाला है, जिसको मैंने ऐसा रेड से हाईलाइट किया है, समझे क्या? राइट। एंड CO से CO2 का कर्व कौन सा है? CO से CO2 का कर्व जो है वो ये वाला है, ये है CO से CO2 का कर्व। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि एट टेम्परेचर लेस दैन 1073 केल्विन, एट टेम्परेचर लेस दैन 1073 केल्विन, दिस इज द कर्व फॉर फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3। एंड इस कर्व से नीचे कौन सा कर्व है? इस कर्व से नीचे कर्व है CO ऑक्सीडाइजिंग टू CO2, मतलब कौन सा? ये वाला कर्व। ये सुना? इसका मतलब क्या हो गया कि एट टेम्परेचर लेस दैन 103 केल्विन 1073 केल्विन हमें ये दिखाई दे रहा है कि Fe2O3 का कर्व इज लाइंग अबव, आयरन के ऑक्सीडेशन का कर्व इज लाइंग अबव एंड CO के ऑक्सीडेशन का कर्व इज लाइंग बिलो। इसका मतलब क्या हुआ? एट टेम्परेचर लेस देन 1073 केल्विन CO will be a better reducing agent for Fe2O3 as compared to carbon। और मैंने तुमको लास्ट क्लास में बताया था कि CO is a suitable reducing agent at lower temperatures while carbon और coke is a suitable reducing agent at higher temperatures। ठीक है ना? राइट। सो यहाँ पे क्या बताएंगे? यहाँ पे ये बताएंगे कि when temperature is, यहाँ पे ये बताया जाएगा कि when temperature is less than 1073 Kelvin, temperature is less than 1073 Kelvin, CO is a suitable reducing agent for Fe2O3। गेटिंग ना? राइट। और हमें पता है एंड इन जनरल CO is a suitable reducing, CO is always a suitable reducing agent at lower temperatures। Yes, right? On the other hand, ये तो ऐसे देखा हमने। दूसरी चीज हम कैसे देख सकते हैं? दूसरी चीज हम ऐसे देख सकते हैं कि एट टेम्परेचर लेस देन 1073 केल्विन हमें ये दिख रहा है कि जो डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ CO2 फ्रॉम CO है, दैट इज व्हाट मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 फ्रॉम Fe। गेटिंग ना? देखो ना, Fe2O3 से Fe कैसा है? -500 है, और CO से CO2 कैसा है? -700 और -500 के बीच में। कितना पकड़ लो इसको पकड़ लो कितना? -600। इसको पकड़ लो कितना? -600। ठीक है, तो इस तरह से बता सकते हैं कि बिकॉज CO से CO2 का डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन कैसा है? मोर नेगेटिव है। टेम्परेचर्स लेस देन 1073 केल्विन। इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि CO इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू कार्बन फॉर Fe2O3 एट लोअर टेम्परेचर्स, दैट इज लेस देन 1073 केल्विन। बात समझ में आ गई ना? राइट। गेटिंग ना? राइट। तो इसमें जो है हम यहाँ पे ऐसा रीजन बता सकते हैं, कि डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन फॉर CO से CO2 इज मोर नेगेटिव। मैंने ऑलरेडी बताया था कि रिड्यूसिंग एजेंट के लिए जिस रिड्यूसिंग एजेंट के ऑक्साइड के फॉर्मेशन का, जिस सब्सटेंस के ऑक्साइड के फॉर्मेशन का डेल्टा जी नॉट कैसा होगा? ज्यादा नेगेटिव होगा, that will be a better reducing agent। ठीक है ना? is more negative than what? delta G naught
of formation Fe से Fe2O3 at temperature less than 1073 Kelvin. Getting ना? Therefore इसके लिए CO is a better reducing agent than carbon for Fe2O3 at temperature less than 1073 Kelvin. At temperature less than 1073 Kelvin. बात समझ में आई क्या? ठीक है, अब बात करते हैं टेम्परेचर मोर देन 1073 केल्विन. ठीक है, नाउ टेम्परेचर मोर देन 1073 केल्विन. Fe से Fe2O3 का कर्व किधर है? Fe से Fe2O3 का कर्व जो है ये है. ठीक है, राइट. और Fe से Fe2O3 कर्व के नीचे कौन सा कर्व है? Fe से Fe2O3 कर्व के नीचे कौन सा कर्व है? हम लोग यहां से ध्यान से देखें. Fe से Fe2O3 के कर्व के नीचे कौन सा कर्व है? ऊपर तो कौन सा कर्व है? CO से CO2. यस, CO से CO2 अभी क्या हो गया? ऊपर हो गया. एंड C से CO कैसा हो गया? C से CO हो गया कैसा? नीचे आ गया. यस, इसका मतलब क्या हो गया? एट टेम्परेचर्स मोर देन 1073 केल्विन Fe2O3 के लिए कोक इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट दैन CO. फिर से वही लॉजिक, जो जिस एलिमेंट के ऑक्सीडेशन का कर्व नीचे है, जिस एलिमेंट के ऑक्सीडेशन का कर्व नीचे है, वो अपने से ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड कर्व के मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है एट अ सुटेबल एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. ठीक है ना? राइट. सो अगला क्या बताएंगे? अगला ये बताएंगे कि एट temperatures more than 1073 Kelvin, at temperatures more than 1073 Kelvin हमें ये दिखाई दे रहा है कि डेल्टा G नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन से CO is more negative than what? Than delta G naught of formation of Fe से Fe2O3. Getting ना? So carbon is a suitable reducing agent. Carbon is a suitable reducing agent for Fe2O3 at temperatures more than suitable reducing agent for Fe2O3 at temperatures more than at temperature more than 1073 Kelvin. बात समझे क्या? ठीक है, at temperature more than 1073 Kelvin. राइट, आई होप सो क्लियर हो गया होगा. तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो अभी इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से. तो यहाँ पे क्या बता रहे कि एलिंगम डायग्राम, देयर आर 3 कर्व्स इलस्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड फ्रॉम आयरन. बता दिया, एक ये वाला कर्व है. ठीक है, देन उसके बाद एक कर्व कौन सा है? उसके बाद एक कर्व है फॉर्मेशन ऑफ CO फ्रॉम कार्बन, सेकेंड कर्व, एंड फॉर्मेशन ऑफ CO2 फ्रॉम CO थर्ड कर्व. These curve cross at 1073 Kelvin. ठीक है, अब above 1073 Kelvin हमें दिख रहा है डेल्टा G नॉट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 इज लेस नेगेटिव than डेल्टा G नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम CO. C बताया ना कि above temperatures at temperatures more than 1073 Kelvin. हमने क्या देखा यहाँ पे? हमने यहाँ पे ये देखा कि हमने यहाँ पे ये लिख के दिया कि C से CO का डेल्टा G नॉट कैसा है? मोर नेगेटिव है देन Fe से Fe2O3. ठीक है, वही तो बता रहे कि Fe से Fe2O3 कैसा है? लेस नेगेटिव है. या फिर C से CO कैसा है? मोर नेगेटिव. इस वजह से टेम्परेचर मोर देन 1073 केल्विन पे C इज अ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट फॉर Fe2O3. बात समझ में आई क्या? राइट. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि
delta G naught for the formation of Fe2O3 is less negative than delta G naught for the formation of CO, carbon monoxide from carbon. ठीक है, thus above 1073 Kelvin carbon और coke can reduce Fe2O3. That means ये जो रिएक्शन है कार्बन एक्टिंग एज अ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट फॉर Fe2O3, इसका ओवरऑल डेल्टा जी नॉट कैसा होगा, नेगेटिव होगा. समझे क्या, इसका ओवरऑल डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा. मतलब ये वाला जो रिएक्शन कैसा है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है एट टेम्परेचर्स मोर देन 1073 केल्विन. समझे क्या, राइट. तो मतलब ये रिएक्शन कैसा हो गया, ये रिएक्शन हो गया स्पॉन्टेनियस. समझे क्या, this becomes a spontaneous reaction at temperatures more than 1073 Kelvin. बात समझे, right? Now at temperatures less than 1073 Kelvin क्या होगा, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है. देख लो ध्यान से, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है. ये कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो कार्बन क्या कर रहा है, कार्बन is itself getting oxidized to what, CO, and Fe2O3 is getting reduced to what, Fe. तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है at temperatures more than 1073 Kelvin, इंपॉर्टेंट, राइट. नाउ नेक्स्ट अगला क्या है कि बिलो 1073 केल्विन, हमने देख लिया कि बिलो 1073 केल्विन हमने देखा कि डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO फ्रॉम कार्बन इज लेस नेगेटिव देन डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3. इस वजह से कार्बन इज नॉट अ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट फॉर Fe2O3 एट टेम्परेचर्स लेस देन 1073 केल्विन. हाउएवर it is observed that from the diagram delta G naught of formation of CO2 from CO is more negative than delta G naught of formation of Fe2O3. This means that Fe2O3 can be reduced by CO at temperatures less than 1073 Kelvin. मतलब क्या, delta G naught for the reaction ये at temperatures less than 1073 Kelvin, CO is a suitable reducing agent. ये गलत है. This should be, ये साइन जो है ऐसा होना चाहिए, ये साइन शुड बी लाइक दिस, टेम्परेचर इज लेस देन 1073 केल्विन, तो CO इज एक्टिंग एज अ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, Fe2O3 इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू Fe, जबकि CO इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू व्हाट, CO2. समझे क्या, एंड इसका जो होगा, इसका जो डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन होगा, ये कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा. मतलब रिएक्शन कैसा है, रिएक्शन हो गया स्पॉन्टेनियस. रिएक्शन हो गया क्या, रिएक्शन यहां पे बन गया स्पॉन्टेनियस, यहां पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस बन गया. समझे क्या, तो वही सारी चीजें हैं जो समरी है. ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिडक्शन बाय CO एट टेम्परेचर्स, लोअर टेम्परेचर्स लेस देन 1073 केल्विन, एंड रिडक्शन बाय कार्बन एट हायर टेम्परेचर्स. तुम समझे क्या, राइट. सो reduction of Fe2O3 occurs in the blast furnace. ठीक है. So in the blast furnace, reduction of Fe2O3 occurs at different temperatures, ranges either below 1073 Kelvin by carbon monoxide or above 1073 Kelvin by coke. समझे क्या, right? I hope so. ये बात क्लियर हुई होगी. Right now, theory of reduction of cuprous oxide. ठीक है. So theory of reduction of cuprous oxide को अगर हम देखते हैं, तो क्यूप्रस ऑक्साइड का कर्व देखो जरा, क्यूप्रस ऑक्साइड का कर्व देखो जरा, कहां पे जा रहा है क्यूप्रस ऑक्साइड कर्व, ये है क्यूप्रस ऑक्साइड का कर्व. ठीक है, अगर हम कर्व देखें क्यूप्रस ऑक्साइड का, सो दिस इज द कर्व फॉर क्यूप्रस ऑक्साइड. ठीक है, एंड अभी इसके लिए हम लोग वेरियस सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट्स को देख रहे हैं, आइदर कोक और कार्बन मोनोऑक्साइड. सो कार्बन मोनोऑक्साइड का कर्व कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो कर्व है वो ये वाला है, कार्बन मोनोऑक्साइड गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू CO2, ये वाला है. अगला वाला कर्व कौन सा है, कोक एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. कोक एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के दो कर्व्स हैं. एक कर्व है जिसमें कोक जो है किसमें कन्वर्ट हो रहा है, CO में, विद अ नेगेटिव स्लोप. मैंने बताया, रीजन एक्सप्लेन किया है कि नेगेटिव स्लोप क्यों आएगा. ठीक है, राइट. एंड अगले में क्या, कार्बन से CO2, ये कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन विद व्हाट, जीरो स्लोप. ठीक है, राइट. ये ऐसा है, इसका ऐसा जीरो स्लोप. ठीक है, तो अब हमें देखना है कि CO2 को रिड्यूस करने के लिए
CO2O को रिड्यूस करने के लिए क्या लगता है, विच वन विल बी द सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब देखो बात को सुनो ध्यान से, बात को सुनो ध्यान से। अगर मैं कहूं टू रिड्यूस CO2O, अगर मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करना है, इफ आई हैव टू यूज कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट टू रिड्यूस CO2O, ठीक है, राइट। तो अगर मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट चूज करना है तो डेफिनेटली द डेल्टा G नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, वेट, यहां पे मैं क्या बताऊंगा, फर्स्ट कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ reducing agent for CO2O, कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट फॉर व्हाट, CO2। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, इसलिए कंडीशन ये होना चाहिए कि डेल्टा G नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ CO से CO2 must be what, must be more negative than delta G naught of formation of oxide from कॉपर से कॉपर टू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स CO से CO2 कर्व मस्ट lie below what, CU से CO2O कर्व। और अगर हम ध्यान से देखें तो इफ यू जस्ट लुक एट इट केयरफुली, अगर हमें CO एज ए रिड्यूसिंग एजेंट चूज करना है तो देखो ना, CO से CO2 का कर्व कैसे जा रहा है, रेड वाला कर्व जो ऐसे दिख रहा है, एंड CO से CO2 का कर्व कैसे जा रहा है, ब्लू वाला कर्व ऊपर दिख रहा है। तो ये तो हर टेम्परेचर पे पॉसिबल है कि नहीं, एट ऑल टेम्परेचर्स द डेल्टा G नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO से CO2 इज मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू डेल्टा G नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO से CO2, करेक्ट ना। तो ये जो मैंने लिखा है, this particular thing is possible at all temperatures, करेक्ट ना। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, therefore CO can reduce CO2O at all temperatures theoretically. Yes, at all temperatures theoretically. Yes, समझा क्या, गॉट इट ना। अच्छा, अब देखो जरा, CO से हो गया, CO वाला पार्ट जो है हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो जरा, अभी अगर हम बात करें ध्यान से, नाउ इफ यू हैव टू चूज कोक एज अ सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, इफ यू हैव टू चूज व्हाट, कोक एज अ सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, जिसमें कोक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू व्हाट, CO, ठीक है। तो अगर हमें कोक एज अ सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट चूज करना है तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, ये कोक वाला कर्व कौन सा है, ग्रीन वाला कर्व है, ठीक है। सो कोक वाला कर्व अगर ग्रीन वाला कर्व है तो कोक से CO वाला कर्व कॉपर से CO2 वाले कर्व को कुछ यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इधर पे, ये इधर पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, राइट। और इसका कुछ तो टेम्परेचर आया है, टेम्परेचर इज समवेयर लेस देन 500 केल्विन। मान लो कि ये जो टेम्परेचर है कितना है, 250 केल्विन है, ठीक है। तो हमें ये दिख रहा है कि यार टेम्परेचर मोर देन 250 केल्विन, कार्बन का कर्व जो है ऊपर है, CO2 का कर्व कैसा है, नीचे है। सो टेम्परेचर लेस देन 250 केल्विन, कार्बन इज नॉट अ सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन से CO
इज नॉट अ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट फॉर CO2O, getting ना, जबकि एट टेम्परेचर्स व्हाट, एट टेम्परेचर्स मोर देन दिस 250 केल्विन टेम्परेचर हम ये कह सकते हैं कि कोक कैन बी यूज्ड एज अ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। समझे क्या, गेटिंग ना, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो यहां से मैं क्या बता रहा हूं, अब बात को सुनना ध्यान से, बात को ध्यान से सुनना। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख रहा हूं, उसको नोट करो, ठीक है। हमें यहां पे ये दिख रहा है, हमें यहां पे ये दिख रहा है कि ये जो 3 कर्व्स हैं, कार्बन से CO2, कार्बन से CO एंड CO से CO2, दोनों तीनों के तीनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट सेम ही है, करेंगे ना, दे आर इंटरसेक्टिंग समवेयर एट 1000 केल्विन ना, कहीं ना कहीं आसपास 1000 केल्विन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां से एक चीज देखो, एक चीज देखो, यहां से तीनों के तीनों कर्व कहीं ना कहीं कार्बन से CO2, कार्बन से CO2, कार्बन से CO और CO से CO2, तीनों के तीनों कर्व कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं 1000 केल्विन के आसपास दे आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है, राइट। या फिर अगर हम लोग इसके हिसाब से देखें तो कार्बन से CO2, कार्बन से CO का कर्व कैसा 1073 केल्विन पे इंटरसेक्ट कर रहा था, तो ये 1073 केल्विन ही है, दिस इज 1073 केल्विन ओनली, ठीक है। हो सकता है वो डायग्राम अच्छे से ना बनाओ, ग्राफ अच्छे से ना बनाओ, सो इसको हम लोग 1073 केल्विन ही लेते हैं, वी विल टेक इट एज 1073 केल्विन ओनली, ठीक है, राइट। सो इट इज इंटरसेक्टिंग एट समवेयर 1073 केल्विन, राइट। तो ये जो है 1073 केल्विन। तो मैं इसके एकदम सिंपल बता रहा हूं, इसका सिंपल बता रहा हूं कि क्या सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट को एकदम सिंपल टर्म से बता रहा हूं, टू रिड्यूस CO2O to Cu, to reduce CO2O से Cu at a given temperature, बिकॉज हमारे पास यहां पे 3 हो गए ना कर्व्स रिड्यूसिंग एजेंट चूज करने के लिए, ठीक है। एट अ गिवन टेम्परेचर एलिमेंट whose Ellingham diagram curve is lying lowest will be a suitable reducing एजेंट। बस इतना ध्यान रखो, जिस एलिंगम डायग्राम का कर्व कैसा लोवेस्ट होगा दैट विल बी द सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट फॉर CO2O, ठीक है, राइट। तो देखो जरा, तीनों के तीनों कर्व कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तीनों के तीनों कर्व 1073 केल्विन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो कर्व्स है हमारे पास, कर्व्स CO से CO2, ठीक है, कार्बन से CO2 एंड कार्बन से CO, दे इंटरसेक्ट कितना 1073 केल्विन, ठीक है, राइट। तो फटाफट से देख लेते हैं कि ये जो कर्व्स है दे इंटरसेक्ट एट 1073 केल्विन, देयरफॉर टेम्परेचर्स लेस देन 1073 केल्विन, टेम्परेचर्स लेस देन 1073 केल्विन, देख के बताओ, टेम्परेचर्स लेस देन 1073 केल्विन मतलब इस वाले टेम्परेचर, यहां पे कौन सा कर्व सबसे नीचे है, तीनों कर्व्स में कौन सा कर्व सबसे, देखो ग्रीन वाला कर्व देखो, कार्बन से CO वाला कर्व कैसा है, वो तो ऊपर है, करेंगे ना, कार्बन से CO वाला कर्व कैसा है, देखो ऊपर है, ठीक है। फिर CO से CO2 वाला कर्व देखो कैसा है, सबसे नीचे है, और C से CO2 वाला कर्व कैसा है, थोड़ा सा ऊपर है, समझे क्या, देखो ना, C से CO2 वाला कर्व, C से CO वाला कर्व, C से CO वाला कर्व, ये C से CO वाला कर्व देखो सबसे ऊपर गया है, ये करेंगे ना, राइट। उसके बाद CO से CO2 वाला कर्व कैसा आया है, ये देखो, ये सबसे नीचे आया है, ये वाला कर्व सबसे नीचे आया है, ठीक है। सो सबसे लोवेस्ट कर्व कौन सा है,
लोवेस्ट कर्व कौन सा है टेम्परेचर लेस देन 1073 केल्विन? लोवेस्ट कर्व इज CO प्लस हाफ O2 गिव्स CO2. ये वाला जो कर्व है, दिस कर्व इज लोवेस्ट. दैट मीन्स डेल्टा G नॉट ऑफ फॉर्मेशन of oxide from CO से CO2 is what? Most negative. Therefore, CO is a suitable reducing agent at CO will be the suitable reducing agent at temperatures less than 1073 Kelvin. ठीक है, तो इसके हिसाब से रिडक्शन रिएक्शन अगर लिखा जाए, रिडक्शन रिएक्शन अगर मैं लिखता हूं यहां पे, देयरफॉर रिडक्शन रिएक्शन क्या होगा? देयरफॉर दो हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगा? CO प्लस CO गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स क्या? CO2 गैस. ठीक है, एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या हो जाएगा? रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा Cu2O सॉलिड गिव्स व्हाट? 2 कॉपर सॉलिड प्लस कितना? हाफ O2 गैस. एंड यहां से ओवरऑल रिएक्शन क्या आ जाएगा? ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगा किस तरह से? Cu2O सॉलिड प्लस CO गैस. यहां से क्या हो गया? हाफ O2 कैंसिल आउट हो गया. एंड दिस विल गिव व्हाट? दिस विल गिव 2Cu सॉलिड प्लस CO2 गैस. ठीक है, एंड इसका जो डेल्टा G नॉट ऑफ द रिएक्शन है, डेल्टा G नॉट ऑफ द रिएक्शन कैसा होगा? नेगेटिव होगा. मतलब दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस. इंपॉर्टेंट है, शायद लिखा नहीं है, लिख लो. एट टेम्परेचर्स लेस दैन 1073 Kelvin, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट. मैंने ऑलरेडी बताया कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट एट लोअर टेम्परेचर्स. समझे क्या? CO इज अ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट. CO इज ऑलवेज अ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट एट लोअर टेम्परेचर्स. बात समझ में आई क्या? सो दिस विल बी अ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट. गॉट इट? अगला देखो, at temperatures more than 1073 Kelvin, at temperatures more than 1073 Kelvin, फिर से 3 कर्व. ठीक है, at temperatures more than 1073 Kelvin हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये देखो, ये मतलब इस वाले रीजन में हमें दिख रहा है कि तीनों के तीनों कर्व जो है कॉपर ऑक्साइड के कर्व से नीचे ही है. ठीक है, तीनों के तीनों कर्व अगर कॉपर ऑक्साइड के कर्व से नीचे हैं, इसका मतलब क्या? अगेन एट टेम्परेचर्स मोर देन 1073 Kelvin, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन, दे ऑल कैन बी द सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट. मगर जो सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन सा होगा? जिसका कर्व सबसे नीचे है. सबसे नीचे वाला कर्व कौन सा है? ये वाला कर्व है. सबसे नीचे वाला कर्व कौन सा है? ये वाला कर्व है, कार्बन से CO. समझे क्या? तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? कोक विल बी द सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट एट टेम्परेचर्स मोर देन 1073 Kelvin, in which it gets oxidized to what? CO. समझेगा? ऑल्दो CO एज वेल एज कोक कैन बी यूज एज अ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज ये तीनों के तीनों कर्व जो है कैसे नीचे लाई कर रहे हैं. बट जो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन सा होगा? कोक होगा, जिसमें वो खुद ऑक्सीडाइज होता है किसमें? CO में. समझेगा? राइट. तो यहां पे क्या बताएंगे कि एट टेम्परेचर्स मोर देन 1073 Kelvin, at temperatures more than 1073 Kelvin, पहली बात CO से CO2, C से CO2, C से CO, C से CO, ये all have delta G naught of formation of oxide more negative than what? डेल्टा G नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड कॉपर से Cu2O. समझे क्या? Therefore theoretically
theoretically CO as well as coke can be used to reduce Cu2O into copper, right? but क्या, कार्बन से CO वाला कर्व जो है हैज मोस्ट नेगेटिव डेल्टा G नॉट ऑफ फॉर्मेशन और लाइज व्हाट, मैक्सिमम बिलो, सबसे नीचे, लाइज लोवेस्ट, समझे क्या? लाइज लोवेस्ट, therefore बेस्ट suitable reducing agent for Cu2O will be what? Carbon, where carbon gets oxidized to CO at temperatures more than 1073 Kelvin. बात समझे क्या? राइट, तो किस तरह से टेम्परेचर मोर देन 1073 केल्विन पे हम यहां पे क्या बताएंगे? ऑक्सीडेशन में क्या होगा? ऑक्सीडेशन में कार्बन सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस प्लस कितना? कार्बन सॉलिड प्लस कितना? हाफ O2 gas gives what? CO gas, ठीक है? एंड रिडक्शन में क्या होगा? रिडक्शन में क्या हो जाएगा इसमें? रिडक्शन में हमें ये दिख रहा है कि CO2O सॉलिड गिव्स 2 कॉपर सॉलिड प्लस कितना? हाफ O2 गैस, ठीक है? और यहां से अगर हम इसको ऐड अप कर देंगे तो ऐड अप करने के बाद हमें क्या पता चलेगा? विल कम टू नो दैट ऑन एडिंग अप ऑल दिस हमें पता चलेगा कार्बन सॉलिड ये तो कट गया प्लस Cu2O सॉलिड गिव्स 2 कॉपर सॉलिड प्लस क्या? CO गैस, ठीक है ना? इस तरह से। एंड इसका जो डेल्टा G नॉट ऑफ द रिएक्शन है कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा, मतलब रिएक्शन इज व्हाट? रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, मतलब एट टेम्परेचर्स मोर देन 1073 Kelvin coke is a suitable reducing agent where coke itself gets oxidized to CO। बात समझे क्या? राइट, अब चलो देखते कि इसमें क्या लिखा हुआ है, जल्दी से फटाफट देखते कि व्हाट इज रिटन इन दिस। लेट अस सी। तो इसमें बता रहे हैं कि इट इज बीइंग सेड दैट इन द एलिंगम डायग्राम, इसमें कहा जा रहा है कि इन द एलिंगम डायग्राम इट इज ऑब्जर्व दैट CO2O curves lies almost at the top while lines showing the formation of CO2 from C and CO and the formation of CO from carbon lie much below it। मैंने बताया ना, CO2O वाला कर्व lies almost at the top, जबकि formation of CO2 from CO as well as CO2 from C as well as formation of CO from C they lie much below it। So it is quite easy to reduce CO2O to the metal by heating with coke at temperatures after 500 से 600 Kelvin, ठीक है? तो at temperatures more than 500-600 Kelvin तो आसानी से हम लोग इसको रिड्यूस कर सकते हैं by using what? coke, ठीक है? राइट, तो इसके लिए क्या बता रहे हैं? So it is, क्या कह रहे हैं? So it is quite easy to reduce CO2O to metal by heating with coke at temperatures after 500 से 600 Kelvin, getting ना? coke, right? Now, however, most of the ores of copper are sulfides and contain iron sulfide also. Thus, ores are first roasted in such a way that iron is removed and copper sulfide is converted to cuprous oxide। ये मैं पढ़ाऊंगा अभी, ये जो है मैं पढ़ाऊंगा अभी एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में,
समझे क्या? सो ऑक्साइड कैन बी इजिली रिड्यूस टू मेटालिक कॉपर बाय यूजिंग कोक. सो कॉपर के लिए सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट जो जनरली क्या बोल दिया जाता है, जनरली कोक बोल दिया जाता है कि सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट फॉर कॉपर इज जनरली व्हाट, जनरली इट इज कोक. समझे क्या? कोक या कार्बन मोनोऑक्साइड कुछ भी कह सकते हैं. तो ऐसा है, समझे क्या? राइट. तो इस बात को ध्यान रखो. नाउ नेक्स्ट जो है थ्योरी ऑफ रिडक्शन ऑफ ZnO. थ्योरी ऑफ रिडक्शन ऑफ ZnO. ठीक है. तो अब इसको ज्यादा एक्सप्लेनेशन अब इसमें नहीं लगेगा बिकॉज अभी तुम्हें बहुत सारी चीजें ऑलरेडी समझ में आ गई हैं. तो एलिंगम डायग्राम ZnO वाला कर्व देखो जरा. दो जगह स्लोप चेंज हो रहा है जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था. एक तो स्लोप यहां पे बदला और एक स्लोप यहां पे बदला ना, करेंगे ना. तो जैसा जैसा मैंने बताया था पिछले क्लास में, तो एक जो है हमें दिख रहा है क्या, एक हमें दिख रहा है एक ये वाला लाइन और एक हमें दिख रहा है एक ये वाला लाइन. समझे क्या? तो इस वाले लाइन में दिस इंडिकेट्स व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इंडिकेट्स द मेल्टिंग पॉइंट. ये जो टेम्परेचर है, पहला चेंज ऑफ स्लोप क्या बताएगा, सॉलिड जिंक से लिक्विड जिंक. तो पहला की क्या बता रहा है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जिंक, पहला फेज चेंज. ठीक है, राइट. और ये क्या बता रहा है, दूसरा वाला पॉइंट क्या बता रहा है, दूसरा वाला पॉइंट बता रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जिंक. और लिखा भी हुआ है इसके लिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जिंक लिखा हुआ है इसके लिए. ठीक है, राइट. तो एक चीज हमें देखने को आ रहा है कि अगर हम लोग कार्बन से CO, मतलब अगर हमें कोक एज अ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट चूज करना है, तो कोक कैन बी यूज्ड एज अ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट फॉर ZnO only at temperatures beyond this black dotted line. मतलब ये कहां पे मीट कर रहा है, ये कहीं यहां पे मीट कर रहा है, करेंगे ना, only at temperatures beyond this point. ठीक है. अब ये जितना भी टेम्परेचर है, तो यहां पे क्या बता रहे हैं कि एलिंगम डायग्राम रिवील्स दैट कर्व्स इन्वॉल्विंग ZnO एंड कार्बन मोनोऑक्साइड क्रॉस ईच अदर एट 1270 केल्विन. ठीक है, तो 1270 केल्विन. तो हमें दिख रहा है कि एट टेम्परेचर्स मोर देन 1270 केल्विन, एट टेम्परेचर्स मोर देन 1270 केल्विन कोक का कर्व कैसा है, नीचे हो गया है, ZnO का कर्व कैसा है, ऊपर हो गया है. इसका मतलब एट टेम्परेचर्स मोर देन 1270 केल्विन कोक कैन बी यूज्ड एज अ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है. तो हम ये देख सकते हैं दैट देयर इज अ सडन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डेल्टा G नॉट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ZnO above 1180 केल्विन. दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द जिंक बिगन्स टू बॉयल एट दिस टेम्परेचर. above 1270 केल्विन इस वाले रिएक्शन का डेल्टा G नॉट कैसा है, नेगेटिव है, एंड दस रिडक्शन ऑफ ZnO विद कोक अकर्स इजिली. समझे क्या? तो ZnO के लिए अभी ये सिंपल नॉर्मल डिस्कशन हो गया. ZnO के लिए कोक इज अ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट एट टेम्परेचर्स मोर देन 1270 केल्विन. बात समझ में आ गई? राइट. सो दिस इज द थिंग, गेटिंग राइट फ्रॉम द एलिंगम डायग्राम प्लॉट. नाउ नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट ऑपरेशन इन मेटलर्जी. हमने जब मेटलर्जी स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं. सबसे पहले ओर का क्रशिंग एंड पल्वराइजेशन किया जाता है, उसके बाद उसका कंसेंट्रेशन किया जाता है, फिर रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन किया जाता है, फिर रिडक्शन किया जाता है, उसके बाद लास्ट ऑपरेशन जो है वो क्या है, रिफाइनिंग किया जाता है. ठीक है. सो थर्ड ऑपरेशन दैट मींस रिफाइनिंग और प्योरिफिकेशन. अब हमारे पास क्या आ गया, हमने रिडक्शन से मेटल को निकाल लिया है. समझे क्या? राइट. अभी रिफाइनिंग करना क्यों जरूरी है, रिफाइनिंग करना इसलिए जरूरी है बिकॉज सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा क्रशिंग और पल्वराइजेशन. सबसे पहले हमने देखा क्रशिंग. ठीक है. उसके बाद हमने देखा कंसंट्रेशन ऑफ ओर और ड्रेसिंग ऑफ ओर. ठीक है. उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन. ठीक है. उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड. ठीक है, मेटल ऑक्साइड टू मेटल. तो यहां से जो हमारे पास आया, इस वाले स्टेप से जो बाय प्रोडक्ट आया वो क्या आया हमारे पास, क्रूड मेटल आया. यहां से हमारे पास आया क्रूड मेटल विच हैज व्हाट, इम्प्योरिटीज.
यहां से क्रूड मेटल आया विच हैज व्हाट इम्प्योरिटीज, मतलब ये जो मेटल है ये पूरा प्योर नहीं है, इसके पास कुछ ना कुछ जो है इम्प्योरिटीज हैं, विच हैज सम इम्प्योरिटीज। समझे क्या? तो अब क्या है, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ये जो क्रूड मेटल आया है, दिस क्रूड मेटल इज सब्जेक्टेड टू व्हाट, लास्ट स्टेप रिफाइनिंग। रिफाइनिंग क्या करेगा, रिफाइनिंग जो है इट विल रिमूव impurities from what, crude metal. It will remove the impurities from crude metal, and so that percentage purity of metal can rise। समझे क्या? राइट, ये है, ठीक है। तो थर्ड ऑपरेशन दैट इज रिफाइनिंग और प्योरिफिकेशन, ठीक है। तो अब देखो जरा क्या बता रहे हैं यहाँ पे बता रहे हैं कि द मेटल्स ऑब्टेन्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ अवर रिडक्शन मेथड फ्रॉम द कंसंट्रेशन ओर्स आर यूजुअली इम्प्योर, ठीक है। तो जो मेटल आते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, इम्प्योर होते हैं, उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज होते हैं। द इम्प्योर metals may be associated with small amount of unchanged ore, मतलब जो ore convert ही नहीं हुआ है as an impurity. Other metals produced by simultaneous reduction of the compounds originally present in the ore, मतलब हमें जो metal obtain हुआ है उसमें कोई और metal भी as an impurity present हो सकता है। Non metals like silicon, carbon, phosphorus, residual slag of flux, ये सारी चीजें हो सकती हैं। Getting ना? So the impure metal is thus subjected, तो क्या बता रहे, ये बता रहे कि the impure metal is thus subjected to some purifying processes known as refining in order to remove the undesired impurities। समझे क्या? Right. So the following refining processes can be applied depending upon the, अब देखो, the following processes, refining processes may be applied depending on the nature of the metal and nature of the impurity। तो फिर से इंपॉर्टेंट है, कोई भी रिफाइनिंग प्रोसेस किसी में नहीं लगा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल एज वेल एज नेचर ऑफ द इम्प्योरिटी। रिफाइनिंग प्रोसेस को स्पेसिफिक केस में स्पेसिफिक रिफाइनिंग प्रोसेस को यूज किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा। बात समझे क्या? राइट। तो फर्स्ट हमारे पास है लिक्वेशन प्रोसेस। को देखो ध्यान से, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एकदम थ्योरी है, ये पूछा ही जाता है, तो ध्यान से देखो इसको, ठीक है। तो किस मेटल को रिफाइन करने के लिए क्या प्रोसेस यूज होगा, इट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल एज वेल एज इट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द इम्प्योरिटी प्रेजेंट, ठीक है। तो फर्स्ट जो रिफाइनिंग प्रोसेस दैट इज व्हाट लिक्वेशन, ठीक है। तो इसमें बता रहे कि दिस प्रोसेस इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन फ्यूजिबिलिटी of the metal and impurity। difference in fusibility of the metal and impurity मतलब क्या, difference in melting point, read fusibility as melting point, difference in fusibility मतलब difference in melting point of metal and impurity, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं, when the impurities are less fusible, मतलब when impurities have less fusible मतलब क्या, less fusible मतलब क्या, impurities have high melting point, less fusible मतलब क्या, high melting point, इसको ऐसे पढ़ो। When impurities are less fusible, मतलब impurities are having high melting point than the metal itself, then this process is employed। Getting? So ये वाला process, this refining process, liquefaction वाला refining process कब use करते हैं, when metal as well as the impurities have got different melting points। When impurities are less fusible, that means impurities have got high melting point and metal has got low melting point, तब इस प्रोसेस को यूज किया जाता है। तो यहां पे क्या बता रहे हैं, द इम्प्योर मेटल इज प्लेस्ड ऑन अ स्लोपिंग हर्थ ऑफ द फर्नेस एंड जेंटली हीटेड, द मेटल मेल्ट्स एंड फ्लोज डाउन लीविंग बिहाइंड द इम्प्योरिटीज, ठीक है। दिस मेथड इज यूज टू प्यूरिफाई, दिस मेथड इज यूज टू, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग वाला पार्ट है। स्टार्टिंग वाला पार्ट कौन सा है, ये जो मैंने यहां पे बताया, स्टार्टिंग वाला पार्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये प्रिंसिपल है इसका, ये इसका प्रिंसिपल है, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है कि दिस प्रोसेस इज एम्प्लॉयड बेस्ड ऑन डिफरेंस इन फ्यूजिबिलिटी ऑफ द मेटल एंड द इम्प्योरिटीज। व्हेन द इम्प्योरिटीज आर लेस फ्यूजिबल देन द मेटल इटसेल्फ, दिस प्रोसेस इज एम्प्लॉयड, ठीक है। अब इसमें
किस तरह से किया जाता है? इम्प्योर मेटल को हीट किया जाएगा, क्योंकि मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, कम है, तो मेटल पहले मेल्ट होना चालू हो जाएगा और इम्प्योरिटीज विल रिमेन बिहाइंड। ठीक है, तो अगर इसको मैं छोटा सा डायग्राम बना के समझा पाऊं तो ये किस तरह से होगा, इफ आई जस्ट मेक यू पीपल अंडरस्टैंड यूजिंग अ सिंपल डायग्राम। ये इस तरह से है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे नीचे से क्या है, इसको हीट किया जा रहा है, इसको यहाँ से फायर इज देयर, यहाँ से ऐसा फायर है, यहाँ पे हीट किया जा रहा है, और यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पे इम्प्योर मेटल रखा हुआ है। अगर यहाँ पे इम्प्योर मेटल रखा हुआ है तो इस इम्प्योर मेटल के पास क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल एंड क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट इम्प्योरिटी। ठीक है, तो जब हीट किया जा रहा है तो क्या होगा, यहां से क्या होगा, जो मेटल वाला पार्ट है, मेटल वाला पार्ट जो है वो मेल्ट होके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है, दिस इज लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल obtained in molten state. Low melting point metal is obtained in molten state while the impurities are what, left behind, while the impurities are left behind. ठीक है, सो दिस इज व्हाट, लिक्वेशन, दिस इज लिक्वेशन। ठीक है, तो ये मेथड है किस तरह से होता है। ठीक है, अभी इसमें जो है अगला एग्जांपल जो इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से मेटल्स के लिए अप्लाई होता है, ये इससे क्वेश्चन आता है। इट इज अप्लाइड फॉर बिस्मथ, टिन, लेड एंड मरकरी। ठीक है, सो इसको हम लोग अलग से लिस्ट बनाएंगे। लिक्वेशन, इट इज अप्लाइड फॉर बिस्मथ, टिन, लेड एंड व्हाट, मरकरी। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो मरकरी जो है ग्रुप 12 का मेंबर है, टिन एंड लेड जो है ग्रुप 14 के हैं, और बिस्मथ जो है ग्रुप 15 का है। समझे क्या? लिक्वेशन में ग्रुप 15 का है, ग्रुप 12 का होता है, ग्रुप 14 का होता है, ग्रुप 15 का होता है। बिस्मथ, टिन, लेड एंड मरकरी प्योरिफिकेशन के लिए यूज होते हैं। ठीक है, अगला जो है डिस्टिलेशन है। डिस्टिलेशन में क्या है देखते हैं जरा। डिस्टिलेशन में क्या बता रहे हैं, डिस्टिलेशन बता रहे हैं कि दिस प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इज यूज फॉर दोज मेटल्स विच आर इजिली वोलेटाइल। अभी वोलेटाइल मतलब मैंने तुमको पढ़ाया हुआ है किसमें, डायल्यूट सॉल्यूशन में। दोज मेटल्स विच आर इजिली वोलेटाइल मतलब, इजिली वोलेटाइल मतलब क्या, दे हैव व्हाट, लो बॉइलिंग पॉइंट और व्हाट, हाई वेपर प्रेशर, कैन इजिली फॉर्म वेपर्स। समझे क्या? या फिर कैन फॉर्म वेपर्स easily. Those metals which can form vapors easily, they are subjected to refining by distillation. ठीक है, तो इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें ये बता रहे हैं कि impure metal is heated in the retort and the vapors are separately condensed in the receiver. तो इसमें भी वही चीज है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल क्या होगा, डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल है डिस्टिलेशन, रिफाइनिंग बाय डिस्टिलेशन, रिफाइनिंग बाय डिस्टिलेशन। रिफाइनिंग बाय डिस्टिलेशन। ठीक है, तो रिफाइनिंग बाय डिस्टिलेशन में क्या बताएंगे, मेटल मस्ट हैव व्हाट, मस्ट हैव लो, मेटल मस्ट हैव लो बॉइलिंग पॉइंट एंड
impurity must have impurity must have high boiling point. Metal must have low boiling point, or it should be what? More volatile. Metal should be more volatile. जबकि impurity must have high boiling point, or it should be what? Less volatile. बात समझे क्या? राइट, इस तरह से ये चीज जो है ये कही जा रही है. ठीक है, तो यहां पे बेसिकली क्या होगा, जब हीट करेंगे, जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो when we will heat this, so in that case what is going to happen? When we will heat this, what is going to happen? On heating, more volatile or high boiling point, more volatile or low boiling point metal will form vapors and will separate out while impurities do not boil. ठीक है, तो क्या करेंगे? Vapors of metal are collected and condensed. Vapors of metal are collected and what? Condensed. मेटल के वेपर्स को कलेक्ट कर लो, कंडेंस कर लो, और क्या हो जाएगा? हमें प्योर मेटल मिल जाएगा. समझे क्या? सो नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड इन द रिटॉर्ट. दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ जिंक, कैडमियम, मर्करी. ठीक है, सो डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर डिस्टिलेशन जो है इट इज यूज्ड फॉर ग्रुप 12 वाले जितने भी हैं, जिंक, कैडमियम एंड मर्करी. ये मैं पढ़ाऊंगा डी ब्लॉक में कि जिंक, कैडमियम, मर्करी जो होते हैं सॉफ्ट मेटल्स होते हैं. दे आर सॉफ्ट मेटल्स, दे आर मोर वोलेटाइल. They are soft metals and they are what? They are more volatile. They have got low boiling point as well as low melting point. समझे क्या? Right. They are soft metals. So distillation is used for the refining of what? It is used for the refining of zinc, cadmium and mercury. बात समझे क्या? ठीक है. Right. Now अभी उसके बाद जो है pyrometallurgical oxidation process, मतलब refining in which heating is involved. Heating, oxidation in the presence of heating is involved. Pyrometallurgical oxidation process मतलब क्या? Refining process in which oxidation of impurities by heat is involved. बात समझे क्या? So pyrometallurgical oxidation process मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया refining process in which oxidation of impurities occur in the presence of heat. Oxidation of impurities occur in the presence of heat. बात समझे क्या? उसको बोलते हैं पायरोमेटलर्जिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस. ठीक है, सो दिस इज अ प्रोसेस. तो क्या बता रहे हैं? दिस इज अ प्रोसेस व्हेन इम्प्योरिटीज हैव अ ग्रेटर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन. मतलब यही है कि इम्प्योरिटीज हैव अ ग्रेटर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन. मतलब क्या? इम्प्योरिटीज विल बी ऑक्सीडाइज्ड एंड मेटल विल बी लेफ्ट बिहाइंड. ठीक है, तो ये इसका प्रिंसिपल है. पायरोमेटलर्जिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस का प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है व्हेन द इम्प्योरिटीज हैव अ ग्रेटर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन दैन द मेटल इटसेल्फ. मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि impurities are oxidized. यही जो मैंने पॉइंट लिखा ना, ऊपर वाला जो पॉइंट लिखा, that means impurities are
ऑक्सीडाइज्ड easily than metal when what heated. Pyrometallurgical oxidation process मतलब impurities are oxidized easily than the metal when heated. ठीक है, so this method is employed for iron, copper and mercury. Iron, copper and mercury. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन इज डन इन वेरियस वेज. पहला है क्यूपुलेशन, दूसरा है बेसिमराइजेशन. सो क्यूपुलेशन में जो है सिंपल है, इसमें क्या बता रहे हैं कि इम्प्योर मेटल इज हीटेड इन अ क्यूपल और ओवल शेप क्रूसिबल, ये बॉर्डर नहीं है, एंड ब्लास्ट ऑफ एयर इज पास्ड ओवर द मोल्टन मास. द इम्प्योरिटीज आर ऑक्सीडाइज्ड एंड रिमूव्ड विद द ब्लास्ट ऑफ एयर. समझे क्या? फॉर एग्जाम्पल इम्प्योरिटी ऑफ लेड प्रेजेंट इन सिल्वर इज रिमूव बाय क्यूपुलेशन. मतलब क्यूपुलेशन के लिए क्या यूज होता है? सिल्वर यूज होता है. क्यूपुलेशन में क्या यूज होता है? सिल्वर यूज. इसमें बस यही ध्यान रखना है, क्यूपुलेशन में किसका रिफाइनिंग होता है? क्यूपुलेशन में रिफाइनिंग होता है सिल्वर का, और इम्प्योरिटी क्या है? लेड है. क्यूपुलेशन में इट इज यूज फॉर रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर हैविंग लेड एज अ इम्प्योरिटी. इम्प्योरिटी ऑफ लेड, ये ध्यान रखना है, इम्प्योरिटी ऑफ लेड प्रेजेंट इन सिल्वर कैन बी रिमूव बाय क्यूपुलेशन प्रोसेस. समझे क्या? राइट, क्यूपुलेशन में बस इतना ध्यान रखना है हमें. राइट, उसके बाद नेक्स्ट जो है बेसिमराइजेशन. बेसिमराइजेशन बेसिकली कॉपर के लिए है. द इम्प्योर मेटल इज heated in the blast furnace and a compressed of air is blown through the molten mass. The impurities get oxidized. Blast furnace में होता है, blast furnace में होता है. ठीक है, impurities get oxidized. For example, molten pig iron is taken in the Bessemer converter and compressed air is passed which oxidizes the impurities. मतलब बेसिमराइजेशन, बेसिमर कन्वर्टर में बेसिमराइजेशन इज डन फॉर आयरन. समझे क्या? ऑल्सो डन फॉर कॉपर, ऑल्सो फॉर, ये लिख लो, कॉपर के लिए भी होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में. तो बेसिमराइजेशन इज सुटेबल फॉर आयरन एज वेल एज व्हाट? कॉपर. और ये देख लो कि क्या क्या होता है इसमें. एनीवेज ये पढ़ने वाले. इंप्योरिटीज जैसे मैंगनीज एज इंप्योरिटी है, मैंगनीज एज इंप्योरिटी ऑक्सीडाइज हो जाएगा MnO में. सिलिकॉन एज इंप्योरिटी ऑक्सीडाइज हो जाएगा SiO2 में. कार्बन एज इंप्योरिटी रिमूव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ CO. एंड ये जो MnO आया और जो SiO2 आया, ये दोनों कंबाइन करके क्या फॉर्म कर लेंगे? स्लैग फॉर्म कर लेंगे, विच इज रिमूव्ड. स्लैग तो रिमूव हो जाता है ना, फ्लोट करता है मोल्टन मेटल के ऊपर. समझे क्या? तो इस तरह से पिग आयरन में ये इंप्योरिटीज रिमूव होते हैं यूजिंग व्हाट? बेसिमराइजेशन प्रोसेस. ठीक है, दीज इंप्योरिटीज आर रिमूव यूजिंग व्हाट? बेसिमराइजेशन प्रोसेस. ठीक है, राइट. तो बेसिमराइजेशन इज ऑल्सो डन फॉर व्हाट? बेसिमराइजेशन इज ऑल्सो डन फॉर कॉपर. ठीक है, नाउ पॉलिंग. पॉलिंग मेथड जो है, द इम्प्योर मेटल containing oxide impurity can be purified by this metal. Containing oxides as impurities can be purified by this metal. The molten impure metal is stirred with green poles of wood. The green poles of wood release hydrocarbon gases which reduce the oxide of impurities. This method is specially involved in the purification of copper, which is an old method. So this is generally involved in the purification of copper, which is a old method. ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं. नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. ठीक है, उसमें थोड़ा समझने वाली बात है और वो इंपॉर्टेंट भी है. राइट, दैट आई टीच इन द नेक्स्ट क्लास. फिर ये स्पेशल मेथड्स हैं, मॉन्स प्रोसेस, वैन आर्कल प्रोसेस एंड जोन रिफाइनिंग, ये सब मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देता हूँ. ठीक है, राइट. सो विल स्टॉप हियर. थैंक यू.